अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास एंड द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम द आइसोटोपिक अबंडेंस। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या बेटा। टॉपिक है हमारा आज का रिलेटिव एटॉमिक मास। बेटा इससे पहले हमने एटॉमिक मास के बारे में तो सुना था, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास आज एक नई चीज हमारे सामने आ गई कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या बेटा। इसकी डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे, पहले हम जरा इसको समझते हैं बेटा। एटॉमिक मासेस की कैलकुलेशन फ्रॉम द डाल्टन्स एरा वहां से स्टार्ट हो गई थी। उन 1860 में डाल्टन ने जब एटम्स का कॉन्सेप्ट दिया, जॉन डाल्टन ने, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद, इन सब फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद, तो उसने एटम्स के मैसेज को एटॉमिक मैसेज डेवलप किए ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। फिर उसके बाद बेटा 1900 में कैनिज़ारो एंड बर्ज़ेलियस उन्होंने एटॉमिक वेट्स को मॉडिफाइड किया। फिर उसके बाद बेटा 1961 में एक फाइनल और एक अनडिस्प्यूटेड कमेटी ने एटॉमिक मैसेज को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन। अब बात यह है कि कार्बन को ही इसकी बुनियाद क्यों चुना गया। बेटा देखिए, जब हम किसी चीज की नाप तोल करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बाजार से कोई चीज लेने चाहें, अगर हम चीनी की मिसाल ले लें, अगर हम चीनी लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि उसे 1 किलो हमें चीनी दे दो। वो क्या करता है, तराजू में 1 किलो का बट्टा रखता है और एक उसी के बराबर फिर वो चीनी डालता चला जाता है। जैसे ही वो तराजू के दोनों कांटे एक दूसरे के बराबर आते हैं तो वो चीनी डालना बंद कर देता है। इसका मतलब ये है कि उस छापर में जो चीनी है वो इस 1 किलो भट्टे के क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हमें वो उठा के दे देता है कि जी ये लें, ये है 1 किलो चीनी। हम उसको 1 किलो चीनी क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वो बट्टे के बराबर थी। बट्टा अगर 1 किलो का था तो चीनी भी 1 किलो। इसका मतलब ये है कि हमने बट्टे को एज ए स्टैंडर्ड एक्सेप्ट कर लिया है और बट्टा क्या है, एज एज अ स्टैंडर्ड वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से डेली लाइफ में जब हम कोई भी नाप तोल करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई यूनिट होता है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है। इसी तरह से बेटा एटम्स की अगर हम वेट और मास कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो बेटा 1961 में डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो बेस बनाया, जो स्टैंडर्ड बनाया बेटा, वो उन्होंने कार्बन को बनाया। तो अगली बात कि कार्बन को ही स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया बेटा? क्योंकि हमारे नेचर में, हमारे इर्द गिर्द, इस पूरी यूनिवर्स में बेटा जो सबसे ज्यादा एलिमेंट है बेटा वो कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमने जो पहना हुआ है उसमें भी कार्बन है, हम जो खा रहे हैं उसमें भी कार्बन है, हम जो लिख रहे हैं वो भी कार्बन से लिख रहे हैं, जिस चीज से लिख रहे हैं वो उसमें भी कार्बन है, जिस चीज पर लिख रहे हैं उसमें भी कार्बन है, जिस चीज पर बैठे हुए हैं उसमें भी कार्बन है, जिस चीज के जरिए चल के जा रहे हैं उसमें भी कार्बन है, जिस चीज पर सो रहे हैं उसमें भी कार्बन है। इट्स मीन के कार्बन वो एलिमेंट है जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि कार्बन का जो एलिमेंट है वो इस पूरी नेचर में सबसे ज्यादा है। अच्छा, इससे पहले हमने आइसोटॉप्स डिस्कस किए थे, तो इस तरह से बेटा कार्बन के भी आइसोटॉप्स हैं। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ बेटा। बात हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड किसको बनाया बेटा हमने? स्टैंडर्ड फॉर फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए स्टैंडर्ड किसको बनाया बेटा? हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए स्टैंडर्ड बनाया बेटा कार्बन को। कार्बन को। अगली बात कि कार्बन को ही क्यों बेटा? इसलिए इट इज मोस्ट इट इज मोस्ट अबंडेंट इट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ये कुदरत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एलिमेंट है, इसलिए हमने इसको क्या बना लिया है? स्टैंडर्ड बना लिया है। लेकिन बेटा क्या कार्बन नहीं बेटा, कार्बन के तो आगे आइसोटॉप्स हैं। कार्बन के आगे आइसोटॉप्स है बेटा। कितने आइसोटॉप्स हमने पढ़े थे कार्बन के बारे में? जी बेटा, हमने पढ़ा था कार्बन 12, इसी तरह से हमने पढ़ा था कार्बन 13 और इसी तरह से बेटा हमने पढ़ा है कार्बन 14 बेटा, कार्बन 14। अच्छा, अब एक बात है कि अगर मैं एक लोहे का टुकड़ा ले लूं, अगर मैं एक लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं और मैं कहूं कि जी इसमें कार्बन के एटम हैं,
कार्बन की क्या है, इसमें सारे कार्बन के छोटे छोटे एटम्स हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। अब अगली बात ये आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर इसमें जो कार्बन के एटम्स हैं वो कौन से एटम है, क्या वो कार्बन 12 है, क्या वो कार्बन 13 है, या फिर कार्बन 14 है बेटा। तो मेरा जवाब ये होगा कि बेटा इस कोयले के टुकड़े में सारे ही कार्बन के एटम्स हैं, लेकिन उनकी प्रोपोर्शन डिफरेंट है, उनकी परसेंटेज डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हो सकते हैं ज्यादा कार्बन 12 के एटम्स हो, कुछ अमाउंट कार्बन 13 के एटम्स हो, और कुछ कम अमाउंट कार्बन 14 के एटम्स भी मौजूद हो। तो बेटा इस बात को हम बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। क्या बोलते हैं? रिलेटिव अबंडेंस के किसी भी एलिमेंट में कितने परसेंटेज कौन सा आइसोटोप पाया जाता है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव अबंडेंस। अब इसमें कार्बन 12 के एटम्स भी होंगे, उसकी रिलेटिव अबंडेंस मतलब उसकी परसेंटेज कुछ होगी, कार्बन 13 के एटम्स भी होंगे, वो जो नंबर होगा कार्बन 13 का जो उसकी परसेंटेज होगी वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाएगी। इसी तरह से इसमें कार्बन 14 के भी एटम्स होंगे और उनकी जो परसेंटेज होगी वो उनकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाएगी। अगर हम कार्बन की बात करें तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल इसी कार्बन के टुकड़े की अगर हम बात कर लें तो इसमें कार्बन 12 की रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बन 12 वाले आइसोटोप्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं, और वो कितनी है बेटा? उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 98.9%, 98.9%। इसी तरह से बेटा इसकी रिलेटिव अबंडेंस 1.1% है, और बेटा ये बहुत ही ट्रेसिस अमाउंट में होता है बेटा, ट्रेसिस बहुत ही कम मिकदार में। अब देखिए यूनिवर्स में हमारे पास दो बातें सामने आ गई। पहली बात हमारे पास क्या सामने आई कि एक तो कार्बन को ले लिया हमने स्टैंडर्ड, और फिर उस कार्बन में जो आइसोटोप सबसे ज्यादा है हम फिर उसको स्टैंडर्ड ले रहे हैं, और उसमें कौन सा आइसोटोप सबसे ज्यादा है बेटा? कार्बन 12 वाला आइसोटोप क्या है? सबसे ज्यादा है। चले बेटा अब तो आपको ये बात समझ आ गई कि कार्बन की बेस पे कार्बन को स्टैंडर्ड बना के हम दूसरे एटम्स को तोलने जा रहे हैं। अच्छा बेटा अब इससे पहले हम एक और बात समझते हैं जरा। फॉर एग्जांपल मैं एक कार्बन का एटम ले रहा हूँ, ये देखिए जी ये है कार्बन का एटम, और ये कौन से कार्बन का एटम है? कार्बन 12 का। ये कार्बन 12 का एक एटम है। अगर ये कार्बन 12 का एक एटम है तो फिर बेटा मैं इसके 12 हिस्से कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ इसके 12 हिस्से? बेटा ये देखिए ये 4 हिस्से हो गए, ये कितने से हो गए? 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये कितने हो गए बेटा? 7 8, और ये कितने हो गए बेटा? 9 10, और ये कितने हो गए? 11 12। मैं लिख देता हूँ बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए जी हमने कार्बन 12 के, कौन सा? कार्बन 12, कार्बन 13 नहीं, कार्बन 14 नहीं, कार्बन 12। क्यों? क्योंकि उसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा है। और कार्बन ही क्यों? क्योंकि नेचर में कार्बन सबसे ज्यादा है। तो जो नेचर में सबसे ज्यादा है वो चीज ले ली, फिर उसका भी जो आइसोटोप सबसे ज्यादा है वो चीज ले ली, उसका हमने एक एटम ले लिया और उस एटम के हमने 12 हिस्से कर लिए। तो ये बेटा 12। अब इसमें से मैं एक हिस्से को बाहर निकाल लेता हूँ बेटा, इसमें से एक हिस्से को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए जी ये मैंने एक हिस्सा इसका क्या निकाल लिया? बाहर निकाल लिया। ये है जी बेटा ये अब ये किसके इक्वल होगा आप मुझे बताएंगे? इट इज द ये कार्बन के एक एटम का 12वां हिस्सा है। कार्बन के एक एटम का क्या है? 12वां हिस्सा। तो फिर मैं इसको क्या बोल दूं बेटा? इट इज 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। इस बात को जरा बेटा समझे, इस बात को समझे क्या है कि कार्बन 12 के एक एटम का भी कौन सा हिस्सा है बेटा? 12वां हिस्सा है। इट इज 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। बेटा यही जो है इट इज ये जो कार्बन 12 के एक एटम का भी जो 12वां हिस्सा है, इसी को हम स्टैंडर्ड बनाएंगे। इसी को हम क्या बनाएंगे? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड का हम कोई नाम दे देते हैं, तो इसको हम बेटा नाम देते हैं एटॉमिक मास यूनिट का, कि हम एटम का जो मास फाइंड करने जा रहे हैं उसके लिए यूनिट हमने ये बनाया है। कौन सा यूनिट बनाया है? ये वाला। कार्बन 12 के एक एटम का 12वां हिस्सा हमने क्या बना लिया? स्टैंडर्ड बना लिया, यूनिट बना लिया। किस चीज के लिए बनाया? एटम के मास कैलकुलेट करने के लिए। तो इसलिए फिर हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है।
आई होप कि आपको एटॉमिक मास यूनिट की बात समझ आ चुकी होगी। आए जरा आप इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली है क्या। व्हाट इज अ एटॉमिक मास यूनिट बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, और हम इसको AMU भी बोलते हैं बेटा, AMU, AMU। आइए जी लिखें, क्या लिखें बेटा, इट इज द mass of 1/12 of it is the 1/12 of the mass, या फिर इसमें mass यहाँ पर नहीं लिख दे, हम यूं लिख दें it is the 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। हाँ जी, इसको जरा समझे, आपको बात समझ आती है या नहीं आती। हाँ जी, क्या लिख रहा है वो, कहता है कार्बन 12 के एक एटम के मैस का 12वां हिस्सा। देखें, कार्बन 12 के एक एटम के मैस का भी कौन सा हिस्सा, 12वां हिस्सा। दोबारा बोल रहा हूं, कार्बन 12 के एक एटम के मैस का भी 12वां हिस्सा। 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 is called, उसको हम बोल देते हैं बेटा, is called a atomic mass unit। पहले फुल फॉर्म लिख देता हूँ, फिर शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे बेटा, is called atomic mass unit। it is abbreviated as it is abbreviated it is abbreviated as AMU। इसकी एब्रीवेशन हम किस तरह से करेंगे, AMU। अब बेटा आपके जहन में एक अगर सवाल होगा कि सर हम जो मैथ मेजर करते हैं हम तो ग्राम और किलोग्राम में करते हैं, और आपने यहाँ पर हमें एक और यूनिट पढ़ा दिया AMU। तो हमें बताएं कि ये जो AMU अगर हम ग्राम करें या किलोग्राम करें तो उसमें कितना AMU होगा। तो उसमें हम देख लेते हैं कि इन किलोग्राम 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU is equal to 1.673 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। बेटा एक AMU इतने किलोग्राम के बराबर होगा। 1 AMU is equal to 1.673 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब आई होप कि आपको AMU की बात तो समझ आ चुकी होगी। अब जरा आगे चलते हैं बेटा, देखें हम ऐसा करते हैं, हम एक तराजू बना लेते हैं बेटा। हम ऐसा करते हैं कि जी हम एक तराजू बना लेते हैं, तराजू में हम ऐसा दो 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 हमारे पास वेट आ जाएंगे इस तरह से। तराजू मुझे ना अच्छा बनाना आया, दोबारा ट्राई करते हैं कि तराजू हमारे पास अच्छा बनता है या नहीं बनता। तराजू में इस तरह से, जो पुराने तराजू होते थे उसमें इस तरह से ये 3 रस्सियां लगी होती थी, और हर रस्सी आगे से, ठीक है हो, हाँ ठीक हो गया, समझ आ गई तराजू किस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये हम बना रहे हैं, ये तराजू हमारे पास बन गया। आई होप कि आपको तराजू अच्छा लगेगा, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ कि चले। ये देखिए, ये हमारे पास बन गया तराजू, और इसको यहाँ से हमने क्या करना है बेटा, पकड़ लेना है। यहाँ से हमने इसको क्या कर लेना है, पकड़ लेना है। अब हमने क्या करना है, ये तराजू के 2 पलड़े हैं। अब इन तराजू के 2 पलड़े में हम ऐसा करेंगे, अब हम दूसरे एटम के मैसेज को क्या करेंगे, मेजर करते चले जाएंगे। क्या करेंगे, मेजर करते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम मेजर करना चाह रहे हैं, हम मेजर करना चाह रहे हैं जी, ऑक्सीजन मेजर करना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन का मैस मेजर करना चाह रहे हैं। हमने एक साइड पे रख दिया ऑक्सीजन का एटम। हाँ जी, ये किसका एटम है, एटम ऑफ, इट इज अ एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एटम है। अब हम ऑक्सीजन का एटम जो हम उसको मेजर करने जा रहे हैं, तो हमने स्टैंडर्ड क्या बनाया हुआ है भला, हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है AMU। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें AMU रखते चले जाते हैं। ये हमने AMU रख दिया, एक AMU रखा। जैसे ही हमने एक AMU रखा तो हमें पता चला कि नहीं, बराबर नहीं हो रहा सिस्टम, अभी भी ये एटम भारी है, ये अभी हल्का है, तो हमें और AMU रखना पड़ेगा। हमने 2 AMU रखे, हमने 3 AMU रखे, हमने 4, हमने 5, हमने 6, हमने 7। जैसे ही हमने 7 AMU रखे और फिर हमने 8 AMU रखे, तो हमें पता चला कि तराजू थोड़ा सा हिलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी बराबर नहीं हुआ बेटा। 8 AMU के बाद हमने 9 AMU रखे, हमने 10 AMU रखे, हमने 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये
15 और ये बेटा 16। जैसे ही 16 एएमयू हमने यहाँ पर रखा तो ये दोनों पलड़े क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का जो एटम है वो कितने एएमयू के बराबर है, 16 एएमयू के बराबर है। कितने एएमयू के बराबर है, 16 एएमयू का बराबर है। अब ये 16, अब ऑक्सीजन का मास फिर क्या हो गया, 16 एएमयू हो गया। अब हम देखें जो हमने ऑक्सीजन का मास फाइंड किया है जो कि 16 एएमयू आया है, वो हमने किस तरह से फाइंड किया, उसके मास को किसी चीज से रिलेट करके, मतलब उसके मास का किसी और के मास से मुवाजना करके, कंपेयर करके हमने उसका मास क्या किया, फाइंड किया। जब हमने रिलेट करके उसका मास फाइंड किया तो उसके लिए फिर एक टर्म आ जाएगी रिलेटिव। तो वो ऑक्सीजन का मास क्या हुआ, रिलेटिव मास हुआ। क्या हुआ, रिलेटिव। अब सारी ऑक्सीजन का या फिर ऑक्सीजन के एक एटम का, ऑक्सीजन के एक एटम का, तो फिर बोला जाएगा कि इट इज अ रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि एक एटम का है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसे रिलेट कर रहे हैं हम कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें हिस्से के साथ, हम उसे रिलेट कर रहे हैं, हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम वर्ड क्या बोलेंगे, रिलेटिव। रिलेटिव एटॉमिक, एटॉमिक क्यों, क्योंकि एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास के हमने उसे रिलेट कर दिया। अच्छा इसी तरह से बेटा अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं रख देता हूँ, मैं ऑक्सीजन नहीं रखता, ऑक्सीजन नहीं रखता, मैं यहाँ पर रख देता हूँ कार्बन का एटम। किसका एटम, कार्बन का एटम रखता हूँ, तो कार्बन के एटम में मैं क्या देखता हूँ कि अब ये जो एएमयू वाला पलड़ा है ये भारी हो गया है। अगर एएमयू वाला पलड़ा भारी हो गया तो इसका मतलब ये कि अब ज्यादा एएमयू इसमें पड़ गए हैं, तो फिर हमें कुछ एएमयू निकालने पड़ेंगे। हमारे पास कितने थे, 16 एएमयू, ये देखिए जी 15 हो गए, अब हमारे पास कितने हो गए, 14, अब हमारे पास कितने हो गए, 13, और अब हमारे पास कितने हो गए, 12। जैसे ही मैंने 4 एएमयू यहाँ से निकाले हैं, फिर ये दोनों पलड़े क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब ये कि कार्बन के एक एटम का मास कितने एएमयू के बराबर हुआ, 12 एएमयू के बराबर हुआ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कार्बन का जो मास है वो कितने एएमयू के बराबर है, 12 एएमयू के बराबर है। इसी तरह से अगर बेटा मैं यहाँ पर सल्फर रखता हूँ, मैं ऑक्सीजन कार्बन की जगह पे मैं यहाँ पे सल्फर रख देता हूँ। अगर हम सल्फर का एटम यहाँ पर रखें तो सल्फर का एटम रखने के बाद हमारे पास क्या पता चलेगा, जैसे ही मैं सल्फर का एटम यहाँ पर रखता हूँ, ये देखेंगे ये सल्फर का एटम मैंने यहाँ पे रखा, एटम ऑफ सल्फर, तो ये पलड़ा हल्का हो गया, ये पलड़ा भारी हो गया। इसका मतलब ये कि सल्फर का एटम थोड़ा सा भारी है और ये चीजें क्या है, हल्की है, तो फिर हमें इसमें और एएमयू डालने पड़ेंगे। हम बेटा डालते चले गए, डालते चले गए, डालते चले गए, और जैसे ही हमने इसमें 32 एएमयू डाले, कितने एएमयू, 32 एएमयू डाले, तो फिर ये दोनों पलड़े क्या हो गए, बराबर हो गए। अब सल्फर का मास फिर कितने एएमयू हुआ, 32 एएमयू, तो हम पर लिख देंगे सल्फर का मास कितना हो गया बेटा, 32 एएमयू। अब आई होप कि आपको बात तो समझ आ चुकी होगी। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और डेफिनेशन को समझते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या, और हम उसको किस तरह से याद करेंगे। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है बेटा डेफिनेशन, डेफिनेशन की मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ, किस चीज की डेफिनेशन, रिलेटिव एटॉमिक मास की बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास की। इट इज अ, आइए स्टार्ट करते बेटा, इट इज द mass, it is the mass of an atom, it is the mass of an atom of an element, of an element as compared to the 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। चलिए बेटा थोड़ी सी ट्रिकी बात है, आप हो सकते हैं आप कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन इसको जब आप समझेंगे तो 1 मिनट के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आज जरा देखते हैं बेटा है क्या, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ। इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट as compared to the mass of as compared to the 1/12 of the mass of the carbon of an atom of carbon 12। वो कहते हैं किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, किसी भी एलिमेंट का, वो कार्बन, वो ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, व्हाटसोएवर जो भी है,
किसी भी, लेकिन होगा उसका एक एटम, कितना एटम, एक एटम। इट इज द मैस, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मैस जब हम उसे कंपेयर करेंगे, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को जब हम कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कार्बन 12 के एक एटम के मास के भी 12वें हिस्से के साथ। हाँ जी, कुछ कंफ्यूजन दूर हुई? फिर दोबारा समझाता हूं। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को जब हम कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के एक एटम के मास के भी 12वें हिस्से के साथ, तो फिर बेटा वो मास क्या कहलाएगा, वो मास रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। आइए जरा देखते हैं बेटा, एलिमेंट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। चलिए जी, मैं यहाँ पर दोबारा, द मास of an atom of an element, दोबारा देखें, the mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of as compared to the 1/12 of the mass of the carbon 12, कि जब किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को हम कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के एक एटम के मास के भी 12वें हिस्से के साथ, तो फिर बेटा वो क्या कहलाएगा, वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास। बेटा आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। इस पोर्शन में समझने वाले सिर्फ ये दो चीजें थी, एक तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, और बेटा ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है कि ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब अगली बात कि रिलेटिव एटॉमिक मास से आगे की कहानी क्या है, आइए जरा उसको देखते हैं। बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास से आगे की बात, उसको जरा समझते हैं। आगे का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम द आइसोटोपिक मास। इस बात को जरा हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास एक समझ लें कि कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गैस है, उस गैस के काफी सारे एटम्स हैं, उस गैस के क्या है, काफी सारे एटम्स। यहाँ पर हम काफी सारे उनके एटम्स बना देते हैं। अब आप मुझसे पूछें कि सर जी इस गैस का मास क्या है, इस गैस का मास क्या है। फॉर एग्जांपल अगर ये आर्गोन है या फिर कुछ और है, हीलियम है, लिथियम है, या फिर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, व्हाटसोएवर बेटा, ये जो कुछ भी हो, आप अगर मुझसे पूछेंगे कि सर इसका मास क्या है, इस गैस का मास क्या है, तो फिर बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इस गैस के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स को तोलने बैठ जाऊंगा। मैं कहूंगा जी आओ एक एक एटम का मास करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि पूरी गैस का मास क्या है। तो फिर जब मैंने एक एक एटम को तोलना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो एटम्स हैं तो किसी एक गैस के ही, लेकिन उनमें से उनमें उनमें वैरायटी ऑफ मैसेज है। फॉर एग्जांपल कुछ एटम्स का मास कुछ है, कुछ एटम्स का मास कुछ है, और कुछ एटम्स का मास कुछ है। इसी तरह से बेटा मुझे 5 मुख्तलिफ किस्म के एटम्स यहाँ पर मिले। कितनी किस्म के, 5 मुख्तलिफ किस्म के। कुछ हमारे पास ये ग्रीन कलर में, कुछ हमारे पास बेटा यहाँ पर ये मैं उन्हें ब्लू में बना देता हूँ, और कुछ इसी तरह से हम कुछ और कलर में बना लेंगे। ये हमारे पास हो गए, कुछ हमारे पास हो गए ये इस कलर में रेड है, लेकिन ये स्टार शेड है। ये एटम्स हैं एक ही गैस के, और कुछ है हमारे पास ये सर्कुलर शेप में। तो हमारे पास एटम्स तो एक ही गैस के हैं, लेकिन ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये क्या है बेटा, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कैसे बेटा, मुझे कैसे पता चला। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिफरेंट है, मेरे पास अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं आपकी बुक में, तो उसमें आर्गॉन है, उसके 5 डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स ऑफ आर्गॉन, उसके 5 डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से आइसोटोप्स हैं बेटा, एक उसका है आइसोटोप नंबर 80, एक है 81, एक है 82, 83, 84 एंड बेटा 85। अच्छा ये आइसोटोप्स हैं। अब मैं देखूंगा कि इस सारे मिक्सचर में 81 कितने परसेंट है, तो वो फिर उसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाएगी। मैं देखूंगा इसके सारे मिक्सचर में
81 जो आइसोटोप है आर्गन 81 सॉरी 80 आर्गन 80 वो कितने परसेंट है? मैंने जब चेक किया कि इसमें जो आर्गन 80 वाले हैं वो मुझे 2% मिले। कितने परसेंट? 2%। तो मैं कहूंगा कि जी का जो आर्गन 80 है इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? इसकी रिलेटिव अबंडेंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है बेटा? इसकी रिलेटिव अबंडेंस है 2%। अच्छा, इसी तरह से मैंने कहा अच्छा मैं चेक करता हूँ 81 वाले कितने परसेंट है। तो जब मैंने इसमें चेक किया कि 81 वाले जो आइसोटोप्स हैं वो मुझे मिले बेटा 12%। तो मैंने कहा जी 81 की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? 12%। इसी तरह से मैंने चेक की कि 82 की रिलेटिव अबंडेंस मतलब 82 वाले एटम 82 आइसोटोप वाले एटम एटम आर्गन का है। 80 वाला भी आर्गन का है, 81 वाला भी आर्गन का है, 82 वाला भी आर्गन का है। लेकिन 80 वाले का मैस 80 है, दूसरे वाले का मैस 81 है, तीसरे वाले का मैस 82 है। जब मैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस देखता हूँ मतलब उनकी परसेंटेज देखता हूँ, मिक्सचर में देखता हूँ 80 वाले कितने हैं तो मुझे पता चला कि सिर्फ 2% है और नहीं है। मतलब अगर 100 हैं टोटल एटम तो उसमें 2 एटम्स किसके होंगे? 80 के। और अगर ये टोटल 100 हो तो उसमें 12 एटम किसके होंगे? 81 वाले के। मतलब 12 एटम ऐसे हैं जिनका मैस 81 है। इसके अलावा फिर मैंने चेक किया कि ऐसे कितने एटम हैं जिनका मैस 82 है। वो मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि वो भी कितने हैं? 12 हैं। कितने बेटा? 12। इसी तरह से बेटा आपके पास जो 83 है, मुझे जरा एक मिनट का टाइम दीजिएगा। जी बेटा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, एक्चुअली मैं ये कंफर्म करने गया था कि ये गैस कौन सी है? ये गैस है आपके पास क्रिप्टॉन, ताकि आप लोगों को गलती ना हो। और इस तरह से 81 वाला इसमें कोई भी आइसोटोप नहीं है। तो हम इसको दोबारा करेक्शन कर लेते हैं। 81 सॉरी 82, 83, 84 एंड 85। इसी तरह से बेटा 82 वाले मुझे उसमें एटम कितने मिला? 12%। मतलब 82 वाले ऐसे 12 एटम है 100 में से जिनका एटॉमिक मास कितना है? 82। इस तरह से 83 वाले ये भी 12 हैं और 84 वाले 57% है और 85 वाले बेटा कितने हैं? ये 17% है। अब मुझे रिलेटिव अबंडेंस और ये क्या है? आइसोटोपिक मास। ये है आइसोटोपिक मास और ये आपके पास क्या आ गई? रिलेटिव अबंडेंस आ गई। अब बेटा इन रिलेटिव ये आइसोटोपिक मास से और ये आइसोटोपिक जो अबंडेंस है इससे हमने फाइंड करना है कि अगर एक सैंपल में काफी सारे आइसोटोप हैं और हर आइसोटोप का मास भी अपना है और उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी अपनी है, तो मैं जब कैलकुलेशन करूं कल को या कोई मुझसे पूछे कि जी फलां चीज का एटॉमिक मास कितना है, तो फिर क्या मैं उसके लिए ये सारे आइसोटोप्स के मास याद करूं? क्या मैं उस सारे की रिलेटिव अबंडेंस मास करूं? नहीं। फिर मैं क्या ले लूं? फिर मैं उनका एवरेज ले लूं। फिर मैं उनका क्या ले लूं? एवरेज ले लूं। और वो हमारे पास कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास मैं अब यहाँ पे लिखने चला जा रहा हूँ बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इस चीज को कैलकुलेट करेंगे बेटा किस तरह से? देखें, आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आइसोटोप लेना है उसका मास और उसकी रिलेटिव अबंडेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। फॉर एग्जांपल 80 मल्टीप्लाइड बाय 12, 80 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि 80 आइसोटोपिक मास और उसका रिलेटिव अबंडेंस कितनी? सॉरी 2। तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब बेटा इसको ब्रैकेट में कर लें और दरमियान में प्लस लिख दें। क्या लिख लें? प्लस। अच्छा, जो दूसरा आइसोटोप है उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 82 मल्टीप्लाइड बाय 12, 82 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस इसी तरह से 83 मल्टीप्लाइड बाय 12, 83 मल्टीप्लाइड बाय 12। इसी तरह से बेटा 84 मल्टीप्लाइड बाय 57, 84 मल्टीप्लाइड बाय 57। और इसी तरह से बेटा 85 मल्टीप्लाइड बाय 70, 80 प्लस 85
मल्टीप्लाइड बाय 70 और डिवाइडेड बाय बेटा आपने क्या कर लेना है 100 कर लेना है। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आइसोटोपिक मास है और ये आपके पास क्या है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस है। मतलब आपने आइसोटोपिक मास को रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये M1P1 लिख रहा हूँ, फिर प्लस बेटा ये M2 मल्टीप्लाइड बाय P2 बेटा मल्टीप्लाइड बाय P2, मतलब दूसरा आइसोटोप और उसी की रिलेटिव अबंडेंस। इसी तरह से बेटा M प्लस, इसी तरह से M3 मल्टीप्लाइड बाय P3, इट्स मीन तीसरा आइसोटोप और उसकी रिलेटिव अबंडेंस प्लस बेटा M4 मल्टीप्लाइड बाय P4, इसका मतलब चौथा आइसोटोप और उसकी रिलेटिव अबंडेंस प्लस बेटा M5 मल्टीप्लाइड बाय P5, इसका मतलब पांचवा आइसोटोप्स और उसकी रिलेटिव अबंडेंस। तो अगर जितने भी आइसोटोप्स हो उन आइसोटोप्स की अगर आपको रिलेटिव अबंडेंस दी गई है और आइसोटोपिक मास भी दिए गए हैं तो आप उनका रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने करना क्या है, इन सबको पहले आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई, और फिर उन सब वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब चूंकि आप 100 में से देख रहे हैं तो इसलिए आप डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा बेटा उसका इसका आई थिंक आंसर बनता है आपके पास 82 पॉइंट कुछ बनता है, जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास। मजीद आप इसको कैलकुलेट करके भी बेटा कंफर्म कर सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास किसका बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास इतना बनेगा। अच्छा ये जब भी आएगा ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा बेटा, ये पॉइंट्स में कुछ भी आ सकता है, पॉइंट समथिंग भी आ सकता है, पॉइंट समथिंग भी आ सकता है। तो इसलिए अब सवाल यहाँ पर ये आता है, अच्छा इस तरह से अगर हम सारे एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करें तो ज्यादातर एटम्स का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आता है। किस में आता है, फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है कि व्हाई एटॉमिक masses of an elements are given in fraction, के एटम्स के एटॉमिक मैसेज फ्रैक्शन में क्यों दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लें बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या वाई एटॉमिक मैसेज, वाई एटॉमिक मैसेज ऑफ एन एलिमेंट, के किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक मैसेज हैं आर गिवन, वो दिए गए होते हैं किसमें बेटा, फ्रैक्शन में। वो पॉइंट्स के बाद भी कोई ना कोई वैल्यू लाजमी दी गई होती है। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ, चले मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, लिखा आप इसको लीजिएगा बेटा। जो हमारे पास एटॉमिक मास होते हैं वो किसी एक आइसोटोप का मास नहीं होते, बल्कि सारे आइसोटोपिक मास और उनकी रिलेटिव अबंडेंस का क्या होते हैं बेटा, एवरेज होते हैं। इसलिए उनके मैसेज किस में दिए जाते हैं, हमारे पास फ्रैक्शन में दिए जाते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, वो पॉइंट के बाद भी कोई वैल्यूज आती हैं, तो इसलिए हमें वो वैल्यूज भी कंसीडर करनी पड़ती हैं। इस केस में आप देख लीजिएगा 82 पॉइंट समथिंग है, मैंने इसलिए आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो क्वेश्चन आपके पास इस टॉपिक में से एक तो सीधा साधा क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको ये वाली एग्जाम्पल दे दे क्वेश्चन में 2 नंबर के लिए। अगर वो ये एग्जाम्पल, इसके साथ एक लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास क्लोरीन की रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस तो दी हुई है, रिलेटिव एटॉमिक मास तो दिया गया है, लेकिन उसमें एक आइसोटोप का मास फाइंड करने, अबंडेंस फाइंड करने के लिए उन्होंने पूछा हुआ है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं 35 और 37, उसमें आई थिंक उन्होंने 37 का रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है और 35 की रिलेटिव अबंडेंस नहीं दी हुई। 35 की रिलेटिव अबंडेंस आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसका रिलेटिव एटॉमिक मास दिया गया है। या तो हो सकता है कि सीधी सीधी आपको एग्जांपल्स दे दें, या फिर वो इसमें से ये सवाल लाजमी बना के दे सकता है कि व्हाई एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन इन फ्रैक्शन। बेटा इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर, नेक्स्ट देख लेंगे आपकी तरफ से जो भी सजेशन होगी कि नेक्स्ट हमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, तो हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर इसको स्टार्ट कर लेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि हम हाइड्रोकार्बन का चैप्टर स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर आई थिंक 11 बनता है, या फिर जो भी है नाम हो वो होगा उसका बेटा हाइड्रोकार्बन। तब तक के लिए गुड बाय।